हाय स्टूडेंट्स। आई होप आप सबने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हो, बट इन केस अभी तक नहीं करी है देन लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग along with me. Okay, so this is the first part of chapter 1, number system, and it is a very easy chapter, and I hope after we are done with these MCQs you will be completely ready with this chapter. So check the description after this lecture and let's keep practicing. Okay, so we have the first question here. Find the LCM and HCF of 2 raised to power 5 into 3 and 2 square into 101. Now, the first rule that we have for LCM is maximum number of power. And what I mean by maximum power is कि आपको ये देखना है यहाँ पे कि 2 की maximum power, like दो हमारे पास numbers है 2 raised to power 5 into 3, ये first number की prime factorization है and ये है second number की prime factorization, right? आपको यहाँ पे ये देखना है कि एलसीएम के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर, लाइक यहाँ पे 2 की पावर 5 मैक्सिमम है एंड यहाँ पे 3 की पावर 1 इज देयर एंड 101 इज देयर. आप 2 स्क्वायर को यहाँ पे इग्नोर कर दोगे बिकॉज इसकी पावर कम है इन कंपैरिजन टू 2 रेज टू पावर 5. तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 ये आएगा हमारे पास फाइनल एलसीएम. सो बेसिकली एलसीएम का रूल यहाँ पे ये है कि आपको टू नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन व्हेन इट इज प्रोवाइडेड तो आपको मैक्सिमम पावर्स देखनी है. 2 की मैक्सिमम पावर 5 है हमारे पास, 3 सिर्फ 1 है पूरे क्वेश्चन में एंड एक 101 है. 2 स्क्वायर आप यहाँ पे इग्नोर करोगे क्योंकि उसकी पावर कम है. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 9696, राइट? सो एलसीएम का तो मुझे ऑप्शन पता चल गया कि दिस इज नॉट द ऑप्शन एंड ऑल्सो दिस इज नॉट द ऑप्शन. ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में से ए और सी विल बी द आंसर. नाउ लेट्स कम टू द एचसीएफ. एचसीएफ के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? एचसीएफ के लिए आप देखोगे मिनिमम पावर एंड ऑल्सो मिनिमम पावर भी देखोगे एंड कॉमन भी देखोगे. सो देर आर टू थिंग्स यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन. आपको यहाँ पे देखना है फर्स्ट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3, सेकेंड की है 2 स्क्वायर इंटू 101. नाउ व्हाट आई कैन सी इज कि 2 रेज टू पावर 5 और 2 स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी देन बोथ आर हैविंग 2 स्क्वायर. तो यहाँ पे आपकी मिनिमम पार्ट जो है वो आएगी 2 स्क्वायर. सो दैट मीन्स कि मेरा जो एचसीएफ होगा इस क्वेश्चन में वो होगा 4. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कट क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ 32 लिखा हुआ है. सो माई आंसर इज पार्ट नंबर सी, दैट इज 9696 is the LCM and 4 is the HCF. So you can try elimination method also. आपको जो आंसर पहले पता चल गया आपने बाकी आंसर्स को एलिमिनेट कर देना है, राइट? Okay, so we are done with the first question. Coming to the second question, which of the following have a terminating decimal expansion? Terminating का meaning क्या होता है basically? Terminating means which will end after division. ऐसे नंबर्स जो कि एंड कर जाएंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ वेरी इजी वन. फॉर एग्जाम्पल आई एम डिवाइडिंग 21 with 5. 5 4s are 20. ठीक है, 1 is the remainder and I'll put a point. ठीक है, so 0 and 10. 4.2 is my answer. So basically 4.2 is the answer. So it is a terminating decimal, right? So terminating means which will end after division. So here what they're asking is they're asking you that which of the following has a terminating decimal expansion. Okay, now we have one more rule. Terminating decimal expansion वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर में either 2 होगा और 5 होगा. ठीक है, आई कैन टेक एनी नंबर. सपोज मैंने ऐसे यहाँ पे 11 ले लिया, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 वाले फैक्टर्स आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, अगर कोई भी और फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इन केस आ गया, इट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग. सो यहाँ पे एक रूल है 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n वाला. वो रूल क्या है कि आपकी जो भी पावर्स हैं वो होनी चाहिए आपकी 2 की पावर्स में, 2 and 5 की पावर में. ठीक है, सो 2 and 5 की पावर में अगर आपका फ्रैक्शन होगा तो यस इट विल बी टर्मिनेटिंग. अच्छा, वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि टर्मिनेटिंग है?
आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट थिंग, आप यहाँ पे न्यूमिनेटर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। वाई नॉट? बिकॉज न्यूमिनेटर यहाँ पे आपके लिए इट इज ऑफ नो मैटर टू यू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर देखा 441। 441 बीइंग इन क्लास 10th, आप सबको स्क्वायर्स आने चाहिए एंड होप आप लोगों ने कर लिए होंगे स्क्वायर्स भी लर्न। अप टू 25 मिनिमम आपको इतने आना चाहिए। तो जिनको स्क्वायर्स आते हैं उनको पता चल जाएगा कि ये 21 का स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर मीन्स इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 7 3। तो 7 और 3 है क्रॉस, ये नहीं हो सकता। 210 देख के क्या पता चल रहा है मुझे कि यहाँ पे भी 7 और 3 फैक्टर्स पक्का आएंगे। दिस इज ऑल्सो क्रॉस। यहाँ पे 7 आ गया डिनोमिनेटर में, ये भी नहीं है टर्मिनेटिंग। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे? आप इसके फैक्टर्स निकाल के एक बार चेक करोगे 1600 के फैक्टर्स में कैसे निकालूंगी? मैं ऐसे निकालूंगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन दैट वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू। आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन को आगे कैरी ऑन करोगे एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, जिसको आंसर नहीं भी पता ना, या जिसके पास टाइम भी नहीं है इवन 1600 के फैक्टर्स करने का, फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, सो व्हाट यू कैन डू इज आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, लाइक आई हैव डन, कि फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली फोर्थ इज योर आंसर। ठीक है, बट फॉर वेरिफिकेशन आपको एक बार चेक फिर भी कर लेना चाहिए कि 1600 के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में बन रहे हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। मैंने आपको अभी तक 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं। फर्स्ट वाज कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एंड इसमें मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर वाला, एंड टर्मिनेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 5 को देखोगे आप। ठीक है, आपके डिनोमिनेटर में 2 या 5 होना चाहिए। अगर कोई भी और नंबर प्रेजेंट है इट विल डायरेक्टली बी अ क्रॉस। तो ये इजी है आपके लिए चेक करना। ठीक है, विदाउट इवन सॉल्विंग आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड यू हैव टू टेल दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके थ्योरेटिकल बेसिस पे भी हैं। आपको थ्योरी की कितनी नॉलेज है, राइट? आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। सो दिस क्वेश्चन आई हैव गॉट हियर जस्ट टू क्लियर योर बेसिक्स रिगार्डिंग प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको प्रोवाइडेड है, एवरी प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। क्या ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ प्राइम नंबर। आई होप आप सबको पता हो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स 1 होते हैं एंड इटसेल्फ होते हैं, लाइक 19। लेट मी टेक 19। मैं 19 ले लेती हूँ। 19 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 into 19। आप देख लो कोई भी और फैक्टर्स नहीं होंगे 19 के, राइट? सो वो कह रहे हैं कि क्या आप प्राइम नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम है। ठीक है, तो ये तो क्रॉस है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 19 का एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हो जस्ट टू प्रूव और टू चेक कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। चलो ए तो गलत हो गया, अब सेकेंड पे चलते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब कॉम्पोजिट नंबर मैंने कोई भी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 32 ले लेते हैं। अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर होता कौन सा है? अब आधे बच्चे ये बोलेंगे कि विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, वो तो सबको पता है कि जो प्राइम नंबर नहीं होता, बट एग्जैक्टली क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जो कि 1 के टेबल में आता है, ठीक है, अपने टेबल में भी आता है, एंड एनी अदर टेबल ऑल्सो। ओके, सो कॉम्पोजिट नंबर इज, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि 32 ले लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर, एंड मैंने इसके फैक्टर्स लिख के चेक कर लिया। तो यहाँ पे क्या आया? 2 into 2 into 2, तो 2 raised to power 5 आ गया, राइट? तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या हर कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यस, वी कैन डू इट। हमने करके देखा अभी, तो दिस इज द करेक्ट, ये तो करेक्ट है। अब सी चेक करते हैं। अब यहाँ पे सी मुझे क्यों चेक करना पड़ रहा है? बिकॉज आई हैव ऑप्शन बोथ, तो हो सकता है कि दोनों हो जाए। ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करा है। प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, लेकिन किसका प्रोडक्ट? प्राइम फैक्टर का या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कुछ उन्होंने मेंशन नहीं करा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी इनकम्प्लीट है या फिर गलत है। सो वी हैव आंसर दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर? ओके, next I'm coming to question number 4. Every positive and odd integer is of the form dash where p is a whole number. Okay, तो यहाँ पे आपको अब क्या गिवन है? वो कह रहे हैं p एक होल नंबर है। Assume करना है आपको ऐसे ही गिवन है p
इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. इनफैक्ट यू माइट हैव सीन इट इन द सैम्पल पेपर ऑल्सो कि पी क्यू ए बी ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं जिसमें दे हैव गिवन यू वेरियस नंबर्स, ठीक है, और आपने उनके बेसिस पे आंसर करना होता है, राइट. बिकॉज ये वो इस टाइप के क्वेश्चंस वो क्यों प्रेफर करते हैं कि इसको देख के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एज्यूम नहीं कर पाते पी को. बट हम इसको नॉर्मली करेंगे. देखो, ऑड नंबर कौन सा होता है? जो कि इवन नहीं होता, ठीक है. एंड इवन नंबर को मैं कैसे लिखती हूँ? 2p की हेल्प से लिखती हूँ मैं इवन नंबर को. ये इवन नंबर होता है, ठीक है. जैसे p की वैल्यू अगर 1 है तो 2p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक है. तो कोई भी इवन नंबर को मैं 2p की हेल्प से डिनोट करती हूँ. तो अगर मैं इसको 2p की हेल्प से करती हूँ तो मैं 2p में कितना ऐड करूं कि मेरे पास ऑड नंबर आ जाए? आप 4 में कितना ऐड करोगे कि 5 आ जाए? 1. सो दैट मीन्स हर एक इवन नंबर में आप अपने माइंड में, अभी जो मैंने ये चीज बोली, आप अपने माइंड में जो मर्जी एग्जांपल्स लेके यू कैन कंफर्म दिस थिंग. आप इसको वेरीफाई कर लो कि किसी भी इवन नंबर में जब आप 1 ऐड करोगे यू विल गेट एन ऑड नंबर. सो ऑप्शन बी इज माई आंसर. ये तो इवन होता है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. पी नहीं हो सकता बिकॉज पी इटसेल्फ हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ऑड या इवन हम इसको बता ही नहीं सकते, राइट. एंड पी यहाँ पे सिर्फ पी लिखा हुआ है, पी कैन बी एनी नंबर, ठीक है. तो P उन्होंने बोला इज अ होल नंबर, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो P में मैं ऐड करूंगी तो यहाँ पे आई एम नॉट कंफर्म्ड कि ये इवन आएगा या ऑड आएगा. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें मैं कंफर्म्ड हूं कि मेरा आंसर डेफिनेटली ऑड ही आएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल बी. आपको ये गिवन है क्वेश्चन, आपको इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बतानी है. नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड आप यहाँ पे सॉल्व करके चेक करो, ठीक है. बट एंड सेकेंड मेथड क्या होता है कि आपने इनके फैक्टर्स देखने हैं. बट वन थिंग इज देयर, आपको पहले ऑप्शंस पे फोकस करना है कि ऑप्शंस किस चीज से रिलेटेड गिवन है. वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्मिनेशन होगी वो आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस 2 3, ठीक है. ओके, अब ये पता कैसे चलता है हमें? आई विल टेल यू अ शॉर्टकट फॉर दिस. आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है. हाउ? आपको कभी भी अगर टर्मिनेशन चेक करनी है कि ये जो नंबर है या ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट करेगा कितने डेसिमल प्लेस के बाद, आपको इसकी डेसिमल प्लेस बतानी है. क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको अभी 21 और 5 वाला एग्जाम्पल दिया था, वो कह रहे हैं कि 21/5 है जो, ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा. इसका मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे और ये रुक जाएगा क्वेश्चन, इसका ये मीनिंग है, ठीक है. सो व्हाट इज दैट शॉर्टकट जो मैं बताने लगी हूँ आपको? लिसन इट वेरी केयरफुली, ये आपके काफी हेल्प करेगा आपको. एंड इट विल जस्ट टेक हाफ मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो कैसे आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बतानी है इसकी. आपको यहाँ पे 2 की पावर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, 2 की पावर n, ठीक है. आप 2 की पावर n पे फोकस करोगे, आप देखोगे कि n क्या है, यहाँ पे n पे फोकस करना है बेसिकली. तो यहाँ पे n क्या है? 2 की पावर 3. दैट मीन्स मेरा आंसर है कि टर्मिनेट करेगा आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस. सो दिस इज माई शॉर्टकट जो मैं आपको बता रही हूँ. 2 क्यूब इंटू 5 है, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करके देखना. मोस्टली स्टूडेंट्स दे विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, नो इश्यूज, आप सॉल्व भी कर सकते हो बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट इसीलिए बताया है बिकॉज इन एमसीक्यूज यू कैन यूज शॉर्टकट्स, ठीक है. तो टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस इज योर आंसर. अगर आप इसको सॉल्व करके देखना है तो आप सॉल्व भी करके देख सकते हो, आपका आंसर यही आएगा कि 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेंगे, ठीक है. सॉल्व करने का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. 15/2 क्यूब इज 8 और इंटू 5, तो ये क्या बन गया? 15/40. आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा. ओके, वन मोर थिंग, एक और मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसको डिवाइड करने से बेटर भी एक ऑप्शन होता है. वो क्या है कि आप यहाँ पे 40 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 1000 या 100 आ जाए? 25 से, ठीक है. बीइंग इन क्लास 10th आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए. इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड दिस चैप्टर तो ये चीज आपको आती होगी कि 40 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है. अगर नहीं आता तो आप सुनो, क्या करना होता है आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर 100 या 1000 बनाना है.
ये एक रूल नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन को इजी करने का वे है, ठीक है। मैं 40 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मैं 25 से करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 1000 बन जाएगा। तो इजीली मैं इसको इसकी टर्मिनेशन में चेक कर सकती हूँ, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चेक कर सकती हूँ, ठीक है। इन फर्दर क्वेश्चंस व्हाट वील डू, फर्दर क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें वो आंसर पूछेंगे, तो आपको आंसर निकालने के लिए ये मेथड यूज करना पड़ेगा 25 वाला, राइट। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट। टर्मिनेट मीन्स डेसिमल प्लेस, एंड शॉर्टकट ये है कि आपको 2 पावर n पे ध्यान देना है। इफ you don't remember the shortcut in exam, no issues, you can solve it directly and you can get the answer. Question number 6. If prime factorization of two numbers are this, 2 cube into 5 and 2 square into 5 square into 7, then find the LCM. Okay, so since I have told you in the very first question कि LCM हम कैसे निकालते हैं, क्या बताया था मैंने, maximum powers. Maximum powers means you need to check the maximum power of every number, ठीक है। ओके, कॉमन वाला रूल यहाँ पे नहीं होता, सो डोंट कंफ्यूज इट विद एचसीएफ। वो एचसीएफ का रूल होता है, उसमें आपको ये देखना है कि दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन नहीं देखना है, इसमें आपको मैक्सिमम पावर्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, राइट। ओके, नाउ व्हाइल आई एम सॉल्विंग इट, सॉल्व इट साइड बाय साइड, साथ साथ आप भी चेक करो, एंड एट द एंड आपको पता चलेगा आपने जो सॉल्व करा है वो ठीक है या नहीं। सो फर्स्ट नंबर है मेरा 2 क्यूब इंटू 5। अब मैंने दोनों में से मैक्सिमम पावर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। दोनों नंबर्स में से मैक्सिमम पावर है 2 क्यूब इंटू 5 है, यहाँ पे है 5 स्क्वेयर, कौन सी बड़ी पावर है 5 स्क्वेयर इंटू 7, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहीं पे है, सो 7 विल ऑल्सो कम। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे, 2 क्यूब इज 8 एंड 5 स्क्वेयर इज 25, तो 25 इंटू 8 कितना होता है 200, 200 इंटू 7, योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये नॉर्मल पावर्स वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। सो योर आंसर इज 1400, वेरी क्लियरली मेरा आंसर 1400 आएगा, ठीक है। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर्स की बात हो रही है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड ऑल्सो ये जो शॉर्टकट्स एंड जो ये मैं रूल्स बता रही हूँ, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स फॉर योर फाइनल रिविजन, ठीक है, बिफोर द एग्जाम। Express 96 as the product of primes. Okay, product of primes means you need to do prime factorization here. ये मैंने prime factorization start कर दी 96 की, very easy. All if you can do it yourself. आप भी साथ साथ करो। 248, then 224, then 212, फिर 26, 23। कैसे कर रहे हैं हम, इसमें 2 के टेबल से ट्राई कर रहे हैं कि 2 इंटू 48 इज 96, देन 2 इंटू 24 2 इंटू 12, ऐसे से, ठीक है। तो 3 1 ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। नाउ यू कैन जस्ट काउंट, कितने 2 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 2 तो 5 है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी कट है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कट, इन दोनों में से देखते हैं, एंड 3 की पावर 1 है, सो दिस इज माई आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 की पावर 0 गिवन है, सो ध्यान देना पावर्स पे, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। 3 की पावर 0 का मतलब तो 1 ही है, ये भी आपको मैं बता रही हूँ अभी कि एनी नंबर पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे बेसिकली वो 2 पावर 5 बोल रहे हैं, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 पावर 5 के साथ 3 भी है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द 2-digit composite number and the smallest prime number? Before starting with this question, I hope सबको पता हो कि smallest 2-digit composite number कौन सा होता है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि composite numbers कौन से होते हैं। I've already told that, तो वही मैं कह रही हूँ, basics clear होना is very important. Composite number 2-digit, composite number अगर मैं देखूँ 4, then 6, राइट, 8 9, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स है, लेकिन 2-digit बोला है तो 10 है मेरा स्मॉलेस्ट 2-digit कॉम्पोजिट नंबर, ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया मेरा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, एंड उन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है मेरा 2, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 है और स्मॉलेस्ट 2-digit कॉम्पोजिट नंबर मेरा 10 है। अब अगर मैं 10 और 2 का एलसीएम निकालती हूँ, 10 और 2 का एलसीएम, तो 2 1 सा एंड यहाँ पे आएगा 5 सा, ठीक है, 5 1 एंड 1। सो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, आपको 2 नंबर्स 2 3 4
ठीक है, दे कैन गिव यू एज मेनी नंबर्स, इफ दे वांट टू मेक द क्वेश्चन मोर टफ तो वो आपको 4 नंबर्स दे देंगे, इट्स ओके, आप तब भी ऐसे ही करोगे। 2 से आपने स्टार्ट कर दिया करना, 2 5 जा 2 1 जा, एंड आगे आपने 5 का टेबल ले आए तो 5 1 1, आपको तब तक यू हैव टू कैरी ऑन विद दिस एलसीएम मेथड टिल 1 1 1 1 इज देयर, जब तक 1 1 नहीं आता। तो मैंने 1 1 1 1 तक मैं सॉल्व करती रहूंगी एंड आई विल गेट द आंसर। तो 2 into 5 is 10, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे 10 है। आपको यहाँ पे एलसीएम बताना था दोनों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 and 75 लीविंग रिमाइंडर्स 8 and 10 रिस्पेक्टिवली इज। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन। वही मैं कह रही हूँ, आई हैव गॉट ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, हर टाइप इसमें कवर हो जाएगी। सो 60 and 75 हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है अगर आप उसको 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 60 से डिवाइड करोगे और 75 से करोगे और आपके रिमाइंडर्स 8 और 10 आएंगे, ठीक है। तो 8 और 10 रिमाइंडर्स के लिए अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 60 माइनस 8, मैंने यहाँ पे -8 क्यों करा है, वो हो जाएगा 52। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों करा है। अच्छा देखो, व्हाट इज द इशू हेयर इज कि 60 से जब मैं उस नंबर को डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, इसका मतलब वो जो भी नंबर है वो 60 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं 60 में से 8 को माइनस कर दूं इन केस, तब वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कैसे, ये देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 5 है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 2 2 4 होता है और रिमाइंडर मेरा 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस डिविडेंड में से 1 को माइनस कर दूं तो मेरा डिविडेंड 4 हो जाएगा, तो दैट मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो द रिमाइंडर वाज 8, एंड यहाँ पे हम 60 को अगर 8 मतलब 60 माइनस 8 कर देंगे, दैट इज 52। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं अपने नंबर में से उसके रिमाइंडर को माइनस करूंगी तो वो कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, 5 माइनस 1 4 कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 नाउ विल कंप्लीटली डिवाइड विद 2, ठीक है। सो यहाँ पे 60 में से मैंने 8 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 52। सिमिलरली आपने सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर के रिमाइंडर से माइनस करना है, राइट। तो सेकेंड नंबर हमारा है यहाँ पे 75 एंड उसका रिमाइंडर है 10। तो मैंने 60 में से 8 को माइनस कर दिया तो ये बन गया 52, और मैंने 75 में से 10 को माइनस कर दिया और वो हो जाएगा 65। तो ये मेरे अब 2 नंबर्स हैं। तो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, वेन एवर रिमाइंडर्स आर गिवन टू यू, आपने उसको नंबर में से माइनस कर देना है, बिकॉज नंबर में से माइनस करके वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इस लार्जेस्ट नंबर के साथ, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे, HCF, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट और हाईएस्ट सेम सेम वर्ड्स। सो लार्जेस्ट वर्ड विल गिव यू अ हिंट कि आपको यहाँ पे HCF निकालना है। अच्छा, दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, कैसे निकालते हैं हम HCF, 65 को आई विल डिवाइड विद 52। अच्छा, मैंने 52 से क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का एक सीक्वेंस है, पहले 60 की टर्न थी एंड देन 75। सिमिलरली माइनस जब मैं कर दूंगी तो पहले 52 की टर्न आएगी फिर 65 की, तो 52 को हम डिवाइड करेंगे 65 से, तो 52 1 जा 52, ये मेरा आ गया 13। अब यहाँ पे क्या मेथड होता है, जब मैंने इनको डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया, आई विल अगेन कैरी ऑन विद माई डिविजन। और अब क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है ये एक्चुअल में डिवाइजर बन गया ये, एंड ये जो पहले मेरा डिवाइजर था ये अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अच्छा, डिवाइजर डिविडेंड ये सब क्या होते हैं, लेट मी रिमाइंड वंस। 52 यहाँ पे डिवाइजर है, 65 डिविडेंड, 1 इज द कोशिएंट एंड 13 इज द रिमाइंडर। तो 13 4s are 52, so my HCF here is 13. 13 is my answer, ठीक है। ये आंसर कैसे आया है, एक बार फिर से मैं HCF का बता देती हूँ कि 52 1 जा 52 आपने कर दिया, 13 रिमाइंडर आ गया था। अब उस रिमाइंडर को HCF निकालने के लिए रूल होता है कि आपको इस डिविजन को कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा टिल यू गेट 0, ठीक है, 0 या एनी रिमाइंडर कि आगे वो सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, सो आई विल स्टॉप माई डिविजन, एंड ये जो 13 है, जो हमारी फाइनल डिविजन का जो डिवाइजर आता है, फाइनल डिविजन है मेरी, इसका जो डिवाइजर है, जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रही हूँ, वो मेरा आंसर होगा। सो माई आंसर इज 13।
ठीक है, दिस इज द HCF मेथड, ये एक HCF निकालने का मेथड होता है, एंड यू विल ऑलवेज यूज दिस मेथड वेन एवर यू आर गिवन विद सच नंबर्स। आप इसमें फैक्टराइजेशन वाला भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स वाला, 52 के निकाल दो, 65 के निकाल दो, जो मैंने आपको बताया था कि आपने कॉमन निकालने हैं इसमें, बट आई थिंक दिस इज अ बेटर मेथड एंड ये थोड़ा टाइम सेविंग भी होता है। सो यू कैन गो फॉर एनी मेथड। I have told you two methods, एक prime factorization और एक division. You can opt for any. Coming to the 10th question. If LCM of 50 and 100 is 100. अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये 50 और 100 दिए क्या हुए हैं। ये 50 और 100 मेरे 2 नंबर्स हैं, ठीक है, इनका LCM 100 है। अब वो पूछ रहे हैं HCF बताओ 50 और 100 का, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी तरह का तुक्का नहीं लगाना आपको कि ये 100 है तो हो सकता है ये भी 100 हो जाए। नो, MCQs डजंट मीन कि आप यहाँ पे कुछ भी आंसर दे दो, आपको अपने आंसर के लिए यू शुड बी वेरी श्योर। तो अब मैं अपने कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करती हूँ कि LCM 100 है यहाँ पे और HCF मुझे यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो LCM 2 नंबर्स का 100 है। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर फॉर्मूला। वो क्या होता है, LCM into HCF is equal to product of two numbers, ठीक है। So LCM into HCF, LCM is 100 into HCF I don't know, HCF is the thing that I'm going to find and उसके बाद आएगा मेरा प्रोडक्ट। मैं इसको 1 मिनट नंबर प्रोडक्ट लिख देती हूँ जस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ही है ये, बिकॉज आई नीड स्पेस टू सॉल्व दिस। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब मेरे 2 नंबर्स कौन से हैं, 50 और 100, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में सब कुछ दिख रहा है क्लियरली कि LCM 100 है, नंबर एक 50 एक 100 है, एटलीस्ट यू कैन पुट इट इन दिस फॉर्मूला। अगर आप पुट भी करोगे तो आपको आंसर अपने आप दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या है। HCF इज इक्वल टू 50 into 100। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 100, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। सो ये कट हो गए एंड माय आंसर इज 50। तो 50 इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो ये एक फॉर्मूला है, LCM into HCF is equal to product of 2 numbers. You just need to remember this formula and 30% of the questions of this chapter you can solve with this formula, right? So you should know that how important this formula is in this chapter. Question number 11. Number is called irrational if. Now I am coming to the next topic. अब हम आते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। P/Q का मतलब होता है फ्रैक्शन। आपको P/Q को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या गिवन है। P/Q इज अ नॉर्मल फ्रैक्शन, कि इस फ्रैक्शन की फॉर्म में ये नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। सो अ नंबर इज कॉल्ड इरैशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये अपॉन है, ठीक है, वेयर Q मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, ये फर्स्ट था। नेक्स्ट इज it cannot be written in the form of P/Q where Q is not equal to 0. अच्छा, आगे चलते हैं फिर। It is not rational. It cannot be written. Okay, so you have 4 options here, जिसमें से बच्चों को confusion किस में हो सकती है, सब में ही हो सकती है, because they are very related to each other. इसके लिए you should know the basic concept of irrational numbers. Irrational numbers का basic concept क्या होता है कि आप इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इनको नहीं लिख सकते हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, और यहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? बिकॉज ये देखो P/Q है, अगर मैंने यहाँ पे P को √2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अपॉन 0 कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। बीइंग इन क्लास 10th, आई होप आप सबको पता हो कि डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो दैट मीन्स कि आंसर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। यू कैन राइट इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, तो आंसर ही नहीं आएगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या है, वेयर Q मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0, ये मे और मे नॉट ने इस क्वेश्चन में
प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, बिकॉज ऑफ विच दिस विल नॉट बी द आंसर। मे और मे नॉट नहीं हो सकता, आपके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि आप जीरो रख भी सकते हो और नहीं भी। नो, इट इज वेरी क्लियर कि जीरो हो ही नहीं सकता। सो लेट मी सी कि ये कौन सा ऑप्शन बोलता है। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये करेक्ट है। इट इज नॉट रैशनल, ठीक है, ये भी वैसे कि रैशनल नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये भी ठीक है। दोनों एक्चुअली क्या है, बी सी डी तीनों ठीक है, बट आपको एक और चीज याद रखनी है एमसीक्यूज के केस में, बेस्ट आंसर यू नीड टू सिलेक्ट। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा है रिलेटेड टू इरेशनल नंबर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी ऑप्शन हमारा दोनों रूल्स बता रहा है कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी होगा, राइट। सो बेस्ट ऑप्शन is your answer, that is option number B. Given that HCF 2520 and 6600 is equal to 120 and LCM is this, so you need to find the value of K. Okay, so K की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि HCF इंटू LCM, जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था, देखो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस फॉर्मूला से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं ये भी सॉल्व कर सकती हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स बड़े नंबर्स को देख के मे बी डर जाएं कि ये बड़ा नंबर आ गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, बट नो, सी लगाना इसमें आपको एक ही फॉर्मूला है, एंड नंबर्स कितने भी बड़े हों आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग आई विल सजेस्ट। तो यहाँ पे लेट्स सी इसको अब हम कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे HCF 120 गिवन है और LCM ऐसा कुछ गिवन है 252 इंटू के, पूरी तरह से नहीं गिवन, तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। अगेन वैसे ही जब भी आपको क्वेश्चन में दो नंबर्स भी गिवन है 2520 6600, ठीक है, एंड LCM HCF सब कुछ प्रोवाइडेड है, यू विल अगेन यूज दैट फॉर्मूला। वही वाला फॉर्मूला है हमारा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब मैं HCF देख रही हूँ क्वेश्चन में से, आपको सिर्फ वैल्यूज पिक करके इस फॉर्मूला में पुट करना है। LCM क्या है, पूरा का पूरा LCM आप कॉपी करोगे इसमें, राइट। LCM क्या है मेरा 2520 इंटू 252 इंटू के, ओके। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मुझे टू नंबर्स गिवन है तो मैंने उनको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन, इफ यू आर एबल टू फॉर्म दिस एक्सप्रेशन, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है। सो अच्छा, वन मोर थिंग, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से इट विल जस्ट बी अ टाइम वेस्ट, यू नीड स्मार्ट वर्क हेयर। आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप पहले बाकी के दोनों नंबर्स को दूसरी साइड पे ले आओ। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो मैंने इनको ऐसे डिवाइड में लिख दिया। नाउ सम स्टूडेंट्स विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दिस, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। नो, आपको कभी भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यू कैन इजीली कट देम। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोएस्ट टर्म्स में इजीली कर सकते हैं, आप इनको कट नहीं करोगे। ये मैंने यहाँ पे 252 gets cut with 252 और 12 और 6600 भी कट होते हैं। इफ योर कैलकुलेशन इज फास्ट, आप इजीली निकाल सकते हो कि इसका आंसर होगा 550, ठीक है। फॉर दिस यू नीड टू नो द टेबल्स, ठीक है। 12 का टेबल अच्छे से आपको आना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे इज नॉट सजेस्टेड बिकॉज मल्टीप्लाई विल जस्ट बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क, ओके। सो माई आंसर इज 550, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अब के की जगह दे कैन गिव यू पी क्यू आर एस, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी ना दे, एलसीएम की जगह वो सिर्फ लिख दें कि एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लाइक वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ये देखो इस क्वेश्चन में हमने किया था क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ भी ना गिवन हो, एंड ऐसे भी हो सकता है कि वो किसी भी फॉर्म में आपको दे दे। सो आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 127 अपॉन 120, ये 5 है, दिस इज 125, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं कि 7 अपॉन 125 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगी,
टर्मिनेट से मुझे याद आ गया कि अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, अ फ्यू क्वेश्चंस बैक आई टोल्ड यू, आपको डिनोमिनेटर में ट्राई करना है कि 100 या 1000 बन जाए, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले से ही इसको प्रैक्टिस करा हुआ है, एक्चुअली देयर इज अ फुल टेबल, टेबल काइंड ऑफ नहीं कह सकते, तो एक लिस्ट होती है कि जैसे मैंने 25 को हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 आएगा, सिमिलरली मैंने 5 से हमेशा 20 को करना है, ठीक है, 8 से हमेशा 125 को करना है। सो ये एक काइंड ऑफ चार्ट होता है जो आपको आना चाहिए, इससे यू कैन इजीली राइट डाउन। अदरवाइज आप सोचते रहोगे कि 125 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1000 10,000 आए, राइट। सो 125 इंटू 8 इज व्हाट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। सो ये मेरा आंसर आया अभी के लिए 56/1000। बट मुझे यहाँ पे ये नहीं बताना है, मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट करेगा आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब इस डेसिमल के बाद कितने नंबर्स और आएंगे कि मेरी डिवीजन रुक जाएगी। तो कितने नंबर्स के बाद रुकेगी, 3 नंबर्स के बाद। सो माय आंसर इज 3, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो टर्मिनेट का मीनिंग आप याद रखना, स्टॉप। तो टर्मिनेट मीन्स कि डिवीजन कब रुक जाएगी, स्टॉप होगी, राइट। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर 23। अच्छा, नाउ आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि आपको ये चीज बतानी है कि ये जो भी आपको एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है ये टर्मिनेट होगा, नहीं होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, इसको हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते। सो दीज आर द ऑप्शंस। तो यहाँ पे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे गिवन है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन में आपको पहले ऑप्शंस को देखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, कि आपको इसको सॉल्व करने की नीड है, और यू कैन जस्ट लुक एट इट एंड गिव द करेक्ट आंसर। इसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या वो टर्मिनेट करेंगे, और इसको डिवाइड मत करके देखना, उन्होंने आपको बोल भी दिया है कि इसको डिवाइड मत करो, नो नीड टू डिवाइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, एक तो 2 है डिनोमिनेटर में, और एक क्या है, 5 है, ठीक है। 2 और 5 है, दैट मीन्स यस इट विल टर्मिनेट, क्योंकि टर्मिनेशन का या टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या रूल होता है कि जो हमारे डिनोमिनेटर है उनकी पार होनी चाहिए या उनके फैक्टर्स होने चाहिए 2 पावर n, n मीन्स एनी, हो सकता है कि 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ फैक्टर्स ध्यान रखने की, अगर सिर्फ 2 और 5 है तो वो टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे 2 और 5 है तो यस इट विल टर्मिनेट, ठीक है, नो नीड टू सॉल्व। The rational number 48/33 will have what? 48/343। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 48/343। तो सिंस आई अगेन टोल्ड यू कि आपको क्यूब्स एंड स्क्वेयर्स अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स आते हैं तो आपको पता होगा कि 343 7 का क्यूब होता है। ओके, सो वी हैव 48/7 क्यूब। नाउ 7 इज अ rational number, but it is not 2 or 5. Now I told you that a number will be terminating, or an expression will be terminating if it has factors 2 or 5. लेकिन यहाँ पे ना ही 2 है ना ही 5, we have 7, so that means terminating तो नहीं हो सकता। So my A and B options are cancelled, A भी कट है and B भी कट है, okay? So now I'm left with C and D option. Let's check कि इसमें क्या आएगा। आपको अब ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर की फॉर्म में हम कर सकते हैं, लाइक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक रैशनल नंबर हो सकता है, एंड ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरैशनल, ठीक है, ये इरैशनल की डेफिनेशन होती है। तो 48/7 क्यूब इज नॉट एट ऑल इरैशनल, सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Okay, so coming to the 16th question, find two irrational numbers between 2 and 3. Between 2 and 3, you have to find irrational numbers. Now, again, we have a formula for this, a very simple formula. That is why I'm saying that you should make separate notes for formulas and important statements that I'm telling you, and for shortcuts as well. ठीक है? So 2 and 3 के बीच में अगर हमें 2 irrational numbers insert करने हैं तो वो कैसे होंगे? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो नंबर्स हैं उनको हम m और n बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं m और n की टर्म्स में आपको फॉर्मूला बताने लगी हूँ।
वो फॉर्मूला क्या है, एक तो होता है रूट एम एन, ठीक है, मतलब कि ये दो इरेशनल नंबर्स हैं जो मैं इंसर्ट करने लगी हूँ, एक तो रूट एम एन होता है और एक रूट एम, ठीक है, और इसके अंदर एक और रूट आएगा और वो हो जाएगा एम एन, ठीक है। अब व्हाट इट मीन्स इज कि ये दोनों मेरे इरेशनल नंबर्स हैं जो मैं इनके बीच में इंसर्ट करूंगी 2 और 3 के बीच में। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m मेरा 2 है और n मेरा 3 है। आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज 2 into 3, ठीक है, कॉमा या एंड कुछ भी, ठीक है। m क्या है 2 और mn क्या है 2 into 3, ठीक है। सो आप देख रहे हो हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज फॉर्मूलाज, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कितने इंपॉर्टेंट हैं, दे आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इनके बिना आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। रूट 6 एंड रूट 2 रूट 6, तो मेरा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो 2 नंबर्स थे, आपको ऐसे कोई भी नंबर्स गिवन हो सकते हैं, 3 4 4 5 9 10 एनी नंबर, आपको सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करना है, ठीक है। बिकॉज टू मेक द क्वेश्चन टफ हो सकता है वो आपको यहाँ पे रूट में दे दे नंबर्स, तो कोई बात नहीं, आप तब भी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 questions we are done with. 17th, the smallest rational number by which 1/8 should be multiplied. अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपको 1/8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका जो आंसर है, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेट कर जाए आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको 1/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मुझे नहीं पता ये नंबर, ठीक है, किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो टर्मिनेट हो जाए 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, मतलब कि आंसर मेरा इस टाइप का कुछ आए 0.1 0.3 ऐसा कुछ, मतलब कि पॉइंट के एक नंबर बाद ही क्वेश्चन फिनिश हो जाए, ये मेरा आंसर हो या ऐसा कुछ, ठीक है। आफ्टर द पॉइंट वी हैव जस्ट 1 नंबर, सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, ओके। सो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। उन्होंने बोला है 1/8 को किससे मल्टीप्लाई करें। अच्छा, फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एक जो आपको शॉर्टकट ही बता रही हूँ। एक्स अगर आप यूज करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगा। एमसीक्यूज में यू हैव वन बेनिफिट, आप यहाँ पे ऑप्शंस का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। मैं सारे ऑप्शन को यूज करना स्टार्ट करती हूँ, जल्दी जल्दी मैंने इनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। 8 कट हो गए, नहीं ये नहीं हो सकता, इसमें तो डेसिमल आया ही नहीं, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। 8/10 को मैंने 1/8, मतलब 1/8 को मैंने 8/10 से करा, 8 कट हो गए, आंसर क्या आ गया मेरा 0.1, ठीक है। सो ये मेरा आ गया कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर आया, यही पूछ रहे थे वो कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक जाए आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद ये मेरा आंसर है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको बहुत यू वांट टू बी वेरी श्योर तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आंसर आएगा 0.08, 2 जीरोस है ना नीचे, सो आप 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। अगर मैं इससे करूंगी 1/8 इंटू 8/100, तो यहाँ पे 0.01 आएगा, ठीक है, 0.01 आएगा, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, बी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। बाकी सब में, इसमें तो पॉइंट ही नहीं आया, इसमें 2 डिजिट्स वाला आया, इसमें भी 2 वाला आया, सो ये सब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स कौन सा है, कौन सा गलत है, फॉल्स वाला बताना है हमें। द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। नाउ ऑलवेज वर्ड इज इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलवेज का ध्यान रखना होता है कि ऑलवेज का क्या मतलब है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है, ये हम सबको पता है, लेकिन ऑलवेज वाले क्वेश्चंस में और ज्यादा ध्यान इसलिए देना पड़ता है बिकॉज ये यही बोल रहे हैं कि हमेशा ही क्या ऐसा होता है। तो हम देखते हैं फिर अभी, अगर मैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स को ऐड करूंगी तो आंसर मेरा हमेशा इरैशनल ही होता है। कैसे होता है, आपको एक एग्जांपल दे देते हैं साथ साथ। यहाँ पे मैं रूल लिखूंगी, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, ठीक है। 2 + √2, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, 2 मेरा रैशनल है, √2 मेरा इरैशनल है। अगर मैं r + i कर रही हूँ, रैशनल प्लस इरैशनल, तो मेरा आंसर इरैशनल ही आएगा। मैं इनको ऐड ही नहीं कर सकती, ये लाइक टर्म्स नहीं है ना।
सो 2 प्लस रूट टू एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट टू खुद ही इरेशनल है। तो अगर मैं रैशनल में इरेशनल को ऐड करूंगी तो मेरा अल्टीमेट आंसर इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू था। ठीक है, इसको मैं कहूंगी कि ये फॉल्स है ही नहीं, ये तो ट्रू है। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या हमेशा इरेशनल ही आएगा। इसी सेम एग्जांपल को नीचे लिख देती हैं फिर से कि 2 माइनस रूट टू कर देते हैं अब। ठीक है, 2 माइनस रूट टू क्या होगा, 2 माइनस रूट टू ही आएगा। ठीक है, 2 ये मेरा रैशनल था, ये मेरा इरेशनल था, इनको माइनस करके ये आंसर आया, ये इरेशनल ही है। इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब वो कह रहे हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जीरो एक्सेप्ट जीरो यू कैन टेक एनी नंबर। मैंने मान लिया 2 3 5 7 कुछ भी ले सकते हो आप। प्रोडक्ट कर रही हूं मैं इरेशनल नंबर के साथ, अब इरेशनल कोई और उठा लेते हैं, √5। ठीक है, 1 इंटू √5 अगर मैं करूंगी तो क्या आंसर आएगा, √5 विच इज एन अगेन एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है ये, तो ये भी मेरा ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं एक जीरो रैशनल नंबर है मतलब जीरो है, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर है मतलब √5 है। तो क्या ये इरेशनल आ रहा है, ये तो जीरो आ गया। एंड जीरो क्या होता है, जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट विच इज योर करेक्ट आंसर। सो ये कुछ रूल्स हैं कि रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है, रैशनल माइनस इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है। अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो रैशनल का और इरेशनल का, वो भी हमेशा इरेशनल ही आएगा। एंड प्रोडक्ट कर रहे हो अगर जीरो के साथ, इसीलिए नॉन जीरो हम लिखते हैं। ये तीनों रूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन डी वाला जो है इट इज नॉट द करेक्ट रूल। ये हमारे रूल्स होते हैं रैशनल और इनरैशनल वाले। डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमने इरेशनल अभी अभी पढ़ा। इरेशनल कौन से वाले नंबर्स होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, जैसे 1/√2। वो भी आपको ध्यान रखना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इनकेस यहाँ पे √16 होता तो वो इरेशनल नहीं होता, क्योंकि √16 की वैल्यू 4 होती है। तो आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ रूट को देख के इरेशनल मान लेते हैं। नो, यू नीड टू सॉल्व इट फर्दर। सॉल्व, जैसे इसमें मैंने जो क्वेश्चन में लेके आई हूँ, इन दिस यू हैव टू सॉल्व। तो हम पहले सॉल्व करेंगे सारे ऑप्शंस को, फिर चेक करेंगे कि ये इरेशनल है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज √256। अगेन स्क्वायर एंड रूट वाला कॉन्सेप्ट है, 16 का स्क्वायर होता है 256। दैट मीन्स ये तो इरेशनल बिल्कुल नहीं है, ये तो इरेशनल है। 16 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, 7√9। √9 किसका होता है, 3 का होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर 21 है, तो ये भी रैशनल है, इरेशनल नहीं है। 9 प्लस √16, 9 प्लस √16 क्या होता है, 4। तो इसका आंसर है 13। ठीक है, तो ये भी ये भी रैशनल है, इरेशनल नहीं है। 1 प्लस √3, अब √3 जो है अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इट विल नेवर बी रैशनल। सो 1 प्लस √3 इज ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि √3 जो होता है वो इरेशनल होता है। यहाँ पे हम प्रीवियस क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। तो यही चीज है यहाँ पे। अगर आप 1 मतलब रैशनल में अगर आप √3 मतलब इरेशनल ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा। ठीक है, सो डी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, next is question number 20. If the least prime factor of A is 7, the least prime factor of B is 3. Now this is a very interesting question. इसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, देख के लगता है कि क्वेश्चन में पता नहीं क्या पूछा है ना। सो लीस्ट प्राइम फैक्टर A जो है, A का वो 7 है। इसका मतलब कि नंबर ये इस टाइप का है जिसमें और कोई प्राइम फैक्टर ही नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं आया, सीधा 7 आया। ठीक है, और 7 किसका प्राइम फैक्टर होता है, जब वो नंबर ऑड हो। जो नंबर ऑड होता है उसी का फैक्टर ऑड हो सकता है ना। ठीक है, अब B का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो B है वो भी क्या लग रहा है हमें, ऑड ही लग रहा है, क्योंकि इसका भी प्राइम फैक्टर, जैसे इफ आई टॉक अबाउट 27,
ठीक है। 27 का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 27 का लीस्ट प्राइम फैक्टर है 3। 3 इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है, तो इसका मतलब 27 एक ऑड नंबर था, तो बी भी ऑड है, यहाँ पे ए भी ऑड है, इतना पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में आपको ए और बी की वैल्यू को नहीं, नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आप इसमें सिंपली बस ये देख के ही बता सकते हो ऑड ऑड कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हेन वी ऐड टू ऑड नंबर्स तो आंसर क्या आता है हमारा? मुझे सपोज ये चीज नहीं पता, मैंने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। यू कैन टेक एग्जाम्पल, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, 3 + 5 ले लिया मैंने, दोनों ऑड है। अगर मैं दो ऑड नंबर्स को ऐड करती हूँ तो हमेशा इवन नंबर आता है, ये एक रूल है, आप कहीं भी ट्राई कर लो कोई भी नंबर के साथ, तो ऑड और ऑड इज ऑलवेज इवन, ठीक है। ऑड एंड ऑड इज ऑलवेज इवन, तो ए प्लस बी का जो आंसर आएगा वो इवन ही आएगा पक्का, ठीक है। और इवन नंबर का जो फैक्टर होता है वो इवन ही होता है हमेशा। 3 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, सब ऑड है, सिर्फ 2 इवन है। सो इसमें देख के आपको ये लग रहा था कि क्वेश्चन में आपको ए और बी की वैल्यू शायद निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर है यहाँ पे, कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है दैट ऑड प्लस ऑड इज इवन, राइट? ओके, so A is my correct answer. Next is 21st question. Which of the following correctly represents 0.06? 0.06 इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें तो आप ऑप्शंस में से ही स्टडी करोगे, ठीक है। ऑप्शंस में से हम स्टार्ट करते हैं देखना। 12/20 है, मैंने इसको कट कर दिया। यू हैव टू मेंटेन स्पीड, स्पीड का ध्यान रखना है। तो 12/200 मैंने इसमें चेक कर लिया, सबका आंसर निकाल देते हैं एक बार। 0.06, इसमें हमारा सेकंड में ऑलरेडी आंसर आ गया, सो बी इज माई आंसर। अगर आपको आगे भी सॉल्व करके देखने हैं, आई विल सॉल्व ऑल द ऑप्शंस फॉर यू, ठीक है। 6/1000, तो फिर 3 छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे राइट साइड से, जैसे 6, आपको 2 zeros और इंसर्ट करने हैं और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नीचे 3 zeros है डिनोमिनेटर में, ठीक है। 12/2000 इसको भी सॉल्व कर देते हैं कट करके लोएस्ट टर्म्स में, ये भी 6/1000 आ गया, दैट मीन्स इसका आंसर भी 0.006 ही आ रहा है, तो सारे ऑप्शंस रॉन्ग है हमारे, ठीक है। बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 0.26 एंड 0.33? बहुत ईजी है, देख के ही पता चल जाएगा। 0.26 और 0.33 के बीच में कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं? बहुत सारे आते हैं, 0.27, 0.28, 0.29, ऐसे से आपको बहुत सारे नंबर्स बताने हैं अप टू 0.33। तो 28 आता है, ठीक है, 0.26 एंड 0.33 के बीच में 30 भी आता है एंड 27 भी आता है। सो माई आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दिस इज माई आंसर, ठीक है। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी आता है, आपको सिर्फ ऑप्शंस में ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में सारे ऑप्शंस लाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना सा चेक करना था आपको। नाउ वी हैव यूक्लिड्स डिस्कशन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम, वेट, दिस इज अ मिसप्रिंट, दिस इज बेसिकली डिविजन एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड का डिविजन एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली यूज करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या क्या चीजें अज्यूम करी हैं कि Q और R तो क्या हो जाएंगे? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ये तो हमें पहले ही देख के पता चल गया, ठीक है। इनको Q एंड R से रिप्रेजेंट करते हैं, और A और B हमारे क्या होते हैं? हमारा जो A होता है वो हमारा होता है डिविडेंड, ठीक है, और जो B होता है वो होता है हमारा डिवाइजर। ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज फॉर जस्ट फॉर नोइंग पर्पस कि आपको ये चीज आती है या नहीं, दैट इज व्हाई आई गॉट दिस क्वेश्चन, ताकि मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं कि यूक्लिड की डिविजन एल्गोरिदम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला रूल यूज करते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको शो करके दिखा दूं, जैसे कि 42 को अगर मुझे नहीं 43 को अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिविडेंड 43 है,
डिवाइजर मेरा 2 है, कोशिएंट इस केस में क्या होगा 21 एंड रिमाइंडर क्या होगा 1। तो ये है यूक्लिड का डिविजन एल्गोरिथम, इससे आप HCF निकालते हैं हम ना, ठीक है। तो ये इसका अगर कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा है इसमें, तो ये इसकी सिंपल कंडीशन है कि 43 इज इक्वल टू 2 इंटू 21 प्लस 1। तो 2 हमारा डिवाइजर है, 21 आपका क्वोशिएंट आएगा, डिवाइड करके चेक करो साथ साथ, एंड 1 इज रिमाइंडर, ठीक है। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। क्या डेफिनेशन थी वो, फिर से सुन लो। दिस डेफिनेशन इज ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है तो फिर वो हो जाएगा रैशनल, ठीक है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है, दोनों नॉन नॉन है, ठीक है। आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो जब दोनों नॉन नॉन है तो क्या होता है इरैशनल। अब यहाँ पे मैं चेक करती हूँ 4.561, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग तो डेफिनेटली मेरा रैशनल है, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। 0.12 के ऊपर बार है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जो कि क्या है रैशनल, अगेन दिस इज ऑल्सो रैशनल। 5 पॉइंट, अब ये 3 डॉट्स क्या बता रही है कि ये फिनिश नहीं हो रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये तो ठीक है कि फिनिश नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 ऑप्शंस है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं 01 00 1 000, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। रिपीटिंग का मतलब होता है इन केस क्वेश्चन अगर ऐसे होता 5.01010101, उसको बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, सो ये हमारा नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग वाला हमारा इरैशनल नंबर होता है। सो सी इज माई करेक्ट आंसर। डी भी मेरा रैशनल है क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। Next, 25th question. Which of the following represents the correct relation? Now this is a very easy question. इसमें सिंपल उन्होंने फॉर्मूला पूछा है आपको। MCQs में they can ask you formulas also, ठीक है, to know that how much have you revised the topic properly. आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आए हुए, आपको स्टार्टिंग से पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके। सो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, वो क्या था HCF into LCM is equal to product of 2 numbers। अब आपको सिर्फ इन ऑप्शंस को इस फॉर्मूला के साथ मैच करना है कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो इस फॉर्मूला के साथ मैच हो रहे हैं। LCM is equal to product of 2 numbers upon HCF। अगर मैं LCM को यहाँ पे अकेला कर दूं, सेपरेट कर दूं, HCF को वहां जाके डिवाइड कर दूं, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन HCF बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए तो करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ए को करेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट, यू कांट शिफ्ट, व्हाई नॉट, बिकॉज यहाँ पे डी ऑप्शन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो कह रहे हैं कि क्या ए और सी दोनों करेक्ट है, इसका मतलब आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस को स्टडी करना पड़ेगा। HCF इज इक्वल टू LCM अपॉन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ से चेक करते हैं, HCF को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि अगर मैंने HCF को सेपरेट कर दिया तो वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपॉन LCM बनेगा, LCM अपॉन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो B इज रॉन्ग। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये तो डिट्टो सेम यही वाली कंडीशन दी हुई है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई माय करेक्ट आंसर इज D। डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। D इज द करेक्ट आंसर। If two numbers P and Q can be expressed as P is equal to AB square, Q is equal to AQB, AB being prime numbers, then LCM, okay। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है इन्होंने कि 2 नंबर्स हैं P और Q। P की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है AB स्क्वायर, Q की है AQB। अब इसको देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। ये देखो, ये AB स्क्वायर का मीनिंग होता है ऐसा कुछ, अगर ऐसे दिया होता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू, है ना। अगर A की जगह आपको 2 गिवन होता, B की जगह आपको 3 स्क्वायर गिवन होता, तो आप इजीली इसका LCM निकाल लेते। लेकिन सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ AB, तो आप लोगों को लगेगा कि ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नो, आपको इसको 2 और 3 अपने माइंड में ऐसे ही कंसिडर कर लो, 2 अलग अलग नंबर्स हैं, आपने इनकी मैक्सिमम पावर देखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो इनकी मैक्सिमम पावर अब मैं देखूंगी, देखो करो, ट्राई करो फाइंड आउट करने का कि मैक्सिमम पावर क्या होगी। मैक्सिमम पावर है यहाँ पे
अगर मैं देखूं ए की मैक्सिमम पार है दोनों को कंसिडर करके, इसको भी और इसको भी, दोनों को कंसिडर करके बताओ ए की पार है यहाँ पे ए क्यूब। ठीक है, यू विल ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस साइड बाय साइड ऑल्सो एंड लेटर ऑन ऑल्सो। तो नेक्स्ट इज बी की पार क्या है, बी एंड बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगी बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बड़ी है बी से। बी मतलब होता है बी पार 1, तो 1 और 2 में से 2 बड़ी है, तो ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी स्क्वायर, दैट इज सी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ही सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, कट हो गए। नाउ दे विल गिव यू वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस ऑल्सो। अब ये वो अलग अलग टाइप के कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे, बट यू विल फर्स्ट फाइंड योर आंसर। जैसे देखो मैंने यहाँ पे पहले आंसर को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मैंने आंसर को टिक करा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब वो आपको यहाँ पे ट्रू पूछ रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 5, is divisible by 6, is divisible by 3, 7. Okay. For this also we have one rule. 3 consecutive कोई भी numbers अगर मैं ले लूँ अपने माइंड में, कोई भी ले लिया मैंने, 3 4 5 ले लिया, चलो ठीक है, 3 4 5 3 consecutive numbers है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले तो आई विल गेट 60। 60 किससे डिवाइड होता है, 6 से होता है ना। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 5, 6, 3 एंड 7। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्चुअली एक रूल होता है कि 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा 6 से डिविजिबल होते हैं। ये देखो 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने इस फॉर्म में लिखे हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर है n, नेक्स्ट है n+1 और नेक्स्ट है n+2। इसका मतलब क्या हुआ, n मतलब 3, 3 में 1 ऐड कर दो मतलब 4, अब 3 में ही 2 ऐड कर दो मतलब 5। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये हमेशा 6 से ही डिविजिबल होते हैं और किसी नंबर से नहीं होते। हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेके ट्राई करते हैं। ये देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना है तो मैंने कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या ये 7 से डिविजिबल होता है, 6 होता है, ना ही 5 से डिविजिबल होता है, ना ही ये 7 से होता है, 3 से तो होते हैं फिर भी। ठीक है, 3 से ये होता है डिविजिबल। लेकिन अब मैं कोई और एग्जांपल लेके देख लेती हूँ, 4 इंटू 5, तो क्या 4, अभी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो क्या ये दोनों 3 से डिविजिबल होते हैं, नो। दैट मीन्स ये जो रूल है ये आपको रूल ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज जो डायरेक्ट रूल वाले क्वेश्चंस होते हैं इट इज बेटर कि आप उन्हें सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर दो। बट आई हैव टोल्ड यू अदर ऑप्शंस एज वेल कि अदर ऑप्शंस आपके क्यों गलत है, तो वो भी देख लो। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर कि 3 कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 3 आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे तो वो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 6 से होंगे एंड 6 के टेबल में आने वाले सारे नंबर से होंगे, 6, 12, 18, ठीक है, 24, 30, 36, ऑल द नंबर्स। The value of 6 minus 5 root 3 minus 4 minus 3 root 3 is. Now this is a question that you need to solve. Solve करके देखना पड़ेगा। 6 minus 5 root 3 minus, अब माइनस ब्रैकेट के बाहर, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दैट मीन्स आपके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे साइन चेंज मीन्स अंदर वाले जो साइन चेंज करोगे। ठीक है, ये देखो ये माइनस है हमारा, तो यहाँ पे -4, आगे माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, +3 रूट 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 minus 4 2, -5 रूट 3 +3 रूट 3 हो जाएगा -2 रूट 3। तो ये मेरा आंसर है 2 - 2 रूट 3। और रूट 3 आपको बताया था एक इर्रेशनल नंबर होता है, पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया। हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते कौन से हैं, एक तो पहली बात तो √2, √3, √5, ये सारे हमारे इर्रेशनल होते हैं। √6 भी इर्रेशनल होता है क्योंकि √6 में √2 इंटू √3 होता है, और अगर √2 भी इरेशनल है, 3 भी इरेशनल है, तो अल्टीमेटली 6 भी इरेशनल हो जाएगा। ऐसे आप सारे नंबर्स को चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं √16 पे आऊंगी तो वो नहीं होगा इरेशनल क्योंकि उसका आंसर 4 होता है। सो आपको ऐसे ये आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया कि इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स में कौन कौन आता है। ठीक है, सो माई आंसर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके चेक कर लिया तो यहाँ पे रूट आ रहा है। अगर रूट ना होता, नॉर्मल नंबर्स होते, तो इट वुड हैव बीन अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट,
When a number is divided by 7, its remainder is always. अच्छा, अब ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि अगर एक नंबर को हमने 7 से डिवाइड करा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक 50, 7 7s are 49, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये जो रिमाइंडर है, बताओ ये क्या हुआ है? क्या ये ग्रेटर देन 7 एंड नो? क्या ये एटलीस्ट 7 एंड नो? लेस देन 7 यस, एट मोस्ट 7 भी ये नो है। एट मोस्ट 7 का मतलब इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7, ठीक है, तो नहीं, इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिमाइंडर जो है, किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो उसके डिवाइजर से जो रिमाइंडर है वो हमेशा लेस होगा। मतलब कि जो डिवाइजर होता है वो ऑलवेज मोर देन द रिमाइंडर होता है। सो दिस इज अनदर रूल। आप किसी भी एग्जाम्पल के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हो कि डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमाइंडर, ठीक है। ये मेरा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स बोथ आर इंक्लूडेड। बोथ आर इंक्लूडेड मीन्स 1 भी इंक्लूडेड है एंड 5 भी इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे आपसे लीस्ट नंबर पूछा है। लीस्ट नंबर मीन्स LCM, ठीक है, LCM है यहाँ पे। सो हम इसका LCM निकाल के देखते हैं। 1 से लेके 5 तक आपको सारे नंबर्स का LCM निकालना है। 1 2, आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी दिखेगा। दिस इज अ लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दे देंगे कि 1 to 5, 8 to 10, 8 to 12, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको क्या करके देखना है कि आपको इन सबका LCM निकालना है। 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, 1 3 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें करना क्या होता है, आपको जब 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, एंड 5। फिर से अब मैं देखूंगी कि 2 है अभी भी क्वेश्चन में एक, तो मुझे 2 एक और लेके आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3, 1 1 1 1, सब कुछ 1 हो गया, एक 5 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 1 1 1 1, सब 1 1 1 हो गए। तो ये मेरी LCM calculation is done. So now I will multiply these numbers. ये जो साइड पे numbers हैं, 5 3s are 15, 4s are 60. So my answer is question option number C, right? So LCM means आपको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करना है। HCF means आप इसमें डिविजन भी कर सकते हो HCF में, या फिर फैक्टराइज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, as you wish, right? Okay, so we are done with the first part of this chapter 1. And I'm leaving you all with some practice questions in the description. Link is given there. You can take more questions from the link and practice more, right? In the next video, I'll see you with the second part of this first chapter. So thank you so much.